हेलो जी, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो से अपने चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर एरा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो आपका कोल्ड वॉर एरा चैप्टर है, ये आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक का चैप्टर नंबर 1 है। सो इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो देखिए, आपकी क्लास 12th में दो बुक्स हैं, एक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, दिस वन, एंड एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इन दोनों ही बुक्स को मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन आज से स्टार्ट करेंगे हम कोल्ड वॉर एरा को। सो देखिए, एक्चुअल में कोल्ड वॉर एरा होता क्या है। देखिए, अगर मैं आपको चैप्टर का नाम समझा दूं तो आई थिंक 40% चीज़ें तो बच्चे को वैसे ही क्लियर हो जाती है अगर चैप्टर का नाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, नाम लिखा हुआ कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड, देखिए कोल्ड वॉर, वॉर से आप क्या समझते हैं? कोई भी लड़ाई हुई होगी, जैसे वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, ऐसे ही कोई वॉर होगा। चलिए, कोल्ड कोल्ड से आपको समझ में आ रहा है, क्या पता कुछ बच्चे तो ऐसे भी सोचने लग जाते हैं कि कभी ठंड के महीने में हुआ हो, सर्दियों में हुआ, इसलिए कोल्ड वॉर लिख दिया गया उसको। सो ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। सो देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, दो टाइप के वॉर होते हैं, एक होता है कोल्ड वॉर, एक होता है हॉट वॉर। देखिए, हॉट वॉर उन वॉर्स को बोला जाता है जो कि शूटिंग वॉर्स, जैसे कि जिस वॉर्स में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हुआ हो, ऐसे वॉर्स को आप हॉट वॉर्स या फिर शूटिंग वॉर्स कहते हैं। लेकिन कोल्ड वॉर क्या होता है? भाई, लड़ाई तो चल रही है, लड़ाई चल रही है, लेकिन लड़ाई उस हद तक नहीं पहुंची कि आपको न्यूक्लियर वेपन्स की यूज़ लेनी पड़े। ठीक है, तो ऐसे वॉर्स को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि कोल्ड वॉर वो वॉर होते हैं जो सर्दियों के टाइम में हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि इसमें किसी न्यूक्लियर वेपन का कोई यूज़ नहीं हुआ था। वॉर यहाँ पर भी था, लेकिन इसमें न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं हुआ था। सो देखिए, मैंने आपके लिए ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। इस नोट्स के थ्रू मैं आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो देखिए, कोल्ड वॉर एरा, एरा से आप क्या समझते हैं? एरा का एक्चुअल में मतलब होता क्या है? एरा, जैसे कि आपने सुना होगा डिकेड, डिकेड का मतलब क्या होता है? 10 साल। ऐसे ही एरा भी एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है कि कोल्ड वॉर कब से लेकर कब तक चला। सो देखिए स्टूडेंट्स, कोल्ड वॉर 1945 में स्टार्ट हुआ था और 1991 तक चला था। सो देख सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा ही वॉर हो गया। लड़ाइयाँ बीच बीच में बहुत से देशों में हुई। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे चीज़ों को अनफोल्ड कराती जाऊंगी, टेंशन लो मत, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है कि कोल्ड वॉर था क्या। कोल्ड वॉर था क्या, सबसे पहले ये चीज़ आती है। सो देखिए, इट रेफर्स टू कॉम्पिटिशन कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। दो देशों के नाम आ गए, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए का तो सबको पता है भाई, अमेरिका और यूएसए का तो सबको पता है। तो चलिए, उसका तो हम देखेंगे नहीं, लेकिन यूएसएसआर वर्ड को देखकर बहुत से बच्चे घबरा गए। तो देखिए, यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बताना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये ऐसा नहीं है कि एक देश के बीच में लड़ी गई थी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यूएसएसआर में बहुत सी कंट्रीज आती हैं, लाइक तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जर्मनी, रशिया, बहुत सी कंट्रीज आती हैं यूएसएसआर के ग्रुप को, जो यूएसएसआर का ग्रुप बनाती है। तो देखिए, इसमें जो मेन है वो रशिया है, और यूएसए में जो मेन है वो अमेरिका है। अमेरिका, और मेनली आप देख सकते हैं, ये वैसे बोला जाता है कि अमेरिका और रशिया के बीच में ही ये वॉर हुआ था। बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज और भी थी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा यूएसएसआर का मतलब क्या होता है। यूएसएसआर में बहुत सी कंट्रीज हैं, जिसका लीडर जो है वो रशिया था, ठीक है। कंट्रीज और भी थी, लेकिन लीडर रशिया था उसमें। ऐसे यूएसए में अमेरिका यहाँ पर था, मेन जो मेंबर है वो अमेरिका था, लेकिन और भी छोटे छोटे कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, ये देश भी आ जाते हैं, ठीक है। इतनी बात कंप्लीट हुई होगी, समझ में आई होगी आपको कोल्ड वॉर का मतलब था क्या। कोल्ड वॉर में कंपटीशन कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन इतनी हद तक लड़ाइयाँ नहीं पहुंची कि आपको शूटिंग वॉर्स इनको बोला जाए, कि न्यूक्लियर वेपन का इसमें यूज नहीं हुआ था, इसलिए इसे कोल्ड वॉर कहा जाता है, ठीक है बच्चे। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको रट लो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 में हुआ था, 4 साल तक ये वॉर चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 में, ये भी कुछ करीबन 5 साल ये वॉर चला। तो ये चैप्टर है, ये आगे की बुक पढ़ने के लिए एक लिंक जरूर डेवलप करेगा आपका, ठीक है। अगर ये लिंक आपको समझ में आ गया
तो आगे की चीज़ों को आप अच्छे से अनफोल्ड करते चले जाएंगे। सो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पता ही है, दो पावर्स थी, एक थी अलाइड पावर, एक पावर का नाम था अलाइड और दूसरी थी एक्सिस पावर। दो पावर्स थी। अलाइड, जो अलाइड पावर्स थी उसमें कौन से देश थे? यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ठीक है जी। और जो एक्सिस पावर थी उसमें थी जर्मनी, जापान, इटली। ओके, देखो सबसे एक तो काम मैं आज आपको बता देती हूँ कि अपनी जो घर की कोई भी दीवार जिसपे कोने में आप बैठ के पढ़ते हैं ना, वहाँ पे एक वर्ल्ड मैप जरूर लगा लो। अगर वर्ल्ड मैप नहीं होगा तो आपको ये जो कंट्रीज बता रहे हो बस सुन लोगे कि हाँ भाई ये कंट्रीज थी, लेकिन एक अच्छे से जैसे आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को, वैसे आपको नहीं पता लग पाएगा। इसलिए जहाँ पर भी बैठ के पढ़ो एक कॉर्नर में आपका वर्ल्ड मैप जरूर होना चाहिए। तो चलिए जी, ये यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस, ये चार कंट्रीज आती है अलाइड में, और जो तीन कंट्रीज है जर्मनी, जापान एंड इटली, ये आती है आपके एक्सिस में। देखिए एक्सिस हार जाती है और अलाइड जीतते हैं। अलाइड कैसे जीतते हैं, वॉर खत्म कैसे होते हैं, ये वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी चल रही है। देखिए अलाइड जीतते कैसे हैं। यूएसए जो है वो बॉम्ब डाल देता है किसके ऊपर? जापान पे। आपने सुना होगा ना, हिरोशिमा और नागासाकी दो सिटीज हैं जापान में, यहाँ पर यूएसए बॉम्बिंग करवा देता है, न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया था और एट लास्ट फिर वो वॉर रुक जाता है। बॉम्ब डाल दिया तो वॉर रुक जाता है। सो देखिए यहाँ पे दो सिटीज मेन कौन सी? हिरोशिमा और नागासाकी। और वो ये जो न्यूक्लियर वेपन है वो यूज कर, न्यूक्लियर जो एटम बॉम्ब है वो इसको यूज कब करते हैं? 1945 में। 1945 में इसका यूज किया जाता है और जब ही आपका वॉर रुक जाता है। ओके, अब देखिए कोई भी काम हम कर रहे हैं या कोई भी सिचुएशन होती है, हर एक के हम फायदे भी देखते हैं। ऐसे ही कोई भी चीज़ है तो उसकी हम, कोई उसको अच्छा भी बताएगा और कोई उसको बुरा भी बताएगा। सो देखिए ऐसे ही जो ये एटम बॉम्ब डाला गया था, जो यूएसए ने एटम बॉम्ब डाला था, इसके भी कई तो क्रिटिक्स आए, कई सपोर्टर्स आए। मतलब कुछ लोग तो बता रहे थे कि हाँ भाई, जो ये क्रिटिक्स वाले क्या बोल रहे थे कि हाँ भाई गलत किया जापान ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसमें कितने सारे लोगों की जान गई। लेकिन वो साथ साथ ये भी चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पर जापान अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए, कि जब यूएसए अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए कि यूएसए सुप्रीम पावर है, इसलिए उसने एटम बॉम्ब का यूज़ किया। वो खाली अपनी पावर को शो कराना चाहता था और पूरा जो वर्ल्ड है उसमें अपनी पावर को, अपना रुतबा दिखाना चाहता था, इसीलिए इसने बॉम्ब का यूज़ किया जापान के ऊपर। ठीक है। जो सपोर्टर्स हैं, सपोर्टर्स क्या बोलते हैं? नहीं नहीं भाई, जरूरी था, 5 साल से वॉर चल रहा है, आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 5 साल से चल रहा है। अब 5 साल से चल रहा है, इतने सारे अमेरिकन की जो डेथ हो चुकी है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? अब जरूरी हो गया कि हमें बॉम्ब की, जो हमें तो बॉम्ब डालना ही पड़ा, ये जरूरी हो गया भाई। ठीक है, ये इसके सपोर्टर्स बोल रहे थे। और क्रिटिक्स क्या बोल रहे थे कि खाली अपने रुतबे को, अपनी पावर को दिखाने के लिए यूएसए ने ये काम किया, कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, वैसे भी जापान अपने आप को सरेंडर करने ही वाला था। ठीक है जी। ओके, अब देखिए, अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो रुक जाता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब आप देख सकते हैं दो जो मेन मेंबर्स थे वो कौन रह जाते हैं। देखिए यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर एक ही टीम में थे अलाइड, एक्सिस वाले तो हार जाते हैं। अब जो मेन दो कैंडिडेट्स बच जाते हैं वो थे यूएसए और यूएसएसआर। जी हाँ, यूएसए और यूएसएसआर। सो देखिए, अब यूएसए और यूएसएसआर दो मेन कैंडिडेट्स बच जाते हैं। आप एक बात बताइए, आपकी क्लास से एग्जाम्पल लीजिए, आपकी क्लास में मान लीजिए 2 बच्चे टॉपर हैं, क्या टॉपर की कभी फ्रेंडशिप देखी आपने? नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर जो भी टॉपर है वो एक दूसरे से आगे निकलने की सोचेंगे, उनकी कभी फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती। ऐसे ये बेशक पहले फ्रेंड थे, एक टीम में थे, लेकिन अब इनके बीच में दुश्मनी हो जाती है। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में रिवोल्वरी, दुश्मनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सोचते हैं कि जो वर्ल्ड में जो पावर है वो हमारे पास ज़्यादा हो, दोनों ही ये सोचेंगे। अब देखिए यूएसए भी यही सोच रहा है और यूएसएसआर भी। सो लड़ाई किसकी हो गई? पावर की। पावर पे तो झगड़ा होने लग गया कि हाँ भाई ये अपनी सुप्रीमेसी को दिखाएगा, ये अपनी सुप्रीमेसी को दिखाएगा। चलिए, एक रीज़न तो पावर का हो गया, इनके बीच की दुश्मनी का। लेकिन जो दूसरा रीज़न है वो रीज़न था आइडियोलॉजी का। आइडियोलॉजी का मतलब होता है मेरे बच्चे विचारधारा। देखिए अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, लेकिन ओवरऑल पता होना चाहिए। तो देखिए, जो यूएसए है, यूएसए कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। डेमोक्रेसी का तो सबको पता होगा, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद से सिलेक्ट करते हैं। और कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए अभी आप सुन रहे होंगे कि मोदी जी पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा फोकस ना करके सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। दिस प्राइवेटाइजेशन इज कॉल्ड एज कैपिटलिज्म।
ये प्राइवेटाइजेशन का ही दूसरा नाम कैपिटलिज्म है। इसमें क्या होता है कि आप गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा कुछ, इस गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। ये कैपिटलिज्म में पब्लिक जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके हाथ में ज़्यादा चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें प्राइवेट करते जा रहे हैं, जैसे रेलवे को, सो प्राइवेट मेंबर ज़्यादा इस चीज़ को संभालेंगे। लेकिन जो यूएसएसआर था उसमें क्या थी, सोशलिज्म और कम्युनिस्ट, ये आइडियोलॉजी फॉलो करता था। सोशलिज्म का बच्चे मतलब क्या होता है, देखो सबके वेलफेयर के लिए, जो सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, गरीबों के लिए, ये सारा काम यूएसएसआर की आइडियोलॉजी ये रही। और जो कम्युनिस्ट होता है, कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, कम्युनिस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा दबदबा रहेगा। जैसे इसमें आप देख रहे थे पब्लिक नहीं, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल राज करेगा, इसमें गवर्नमेंट के हाथ में पावर रहेगी। ठीक है, तो देखिए यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है जी, यूएसएसआर की थी कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। ओके, अब देखिए ये तो फिर आपको पता चल गया ना रिवॉल्वरी थी क्यों। एक्चुअल में खाली एक रीजन पावर नहीं था, दूसरा रीजन आइडियोलॉजी भी था। ओके जी, चलिए अब देखिए लॉजिक ऑफ डेटरेंस। देखिए दो देश हैं, अब यूएसए और यूएसएसआर के बारे में आपने देख लिया कि दो देश हैं, आपस में दुश्मनी तो थी, लेकिन भाई एक बात बताओ, दुश्मनी थी लेकिन उनके बीच में अब भी डेटरेंस थी। डेटरेंस मतलब फियर, डर। क्या डेटरेंस थी बच्चे, कि अगर यूएसए यूएसएसआर के ऊपर बॉम्ब डाल देता है, मान लीजिए यूएसए ने यूएसएसआर के ऊपर बॉम्ब डाल दिया और वो अपनी सुप्रीमेसी को दिखाना चाहे, इस काम को करके वो अपनी सुप्रीमेसी को दिखाना चाहता है, तो क्या यूएसएसआर वापस इन रिटर्न इसके ऊपर वॉर नहीं करेगा? क्या इन रिटर्न वो इसके ऊपर बॉम्ब नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा जी। तो ऐसे तो बॉम्ब डालते डालते दोनों ही देश ब्लास्ट हो जाएंगे, तो ये तो मामला खराब हो जाएगा भाई। तो दोनों को ही डर है कि हाँ भाई, यूएसए को भी डर है कि कभी मेरे सिटीजन सारे ना मर जाएं, और यूएसएसआर को भी यही डर सता रहा है। सो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ भाई डायरेक्ट बॉम्ब डाल दिया जाए, ये तो दोनों को ही इस चीज़ का खतरा रहेगा। सो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। अगर इनको सफलता, मान लीजिए यूएसए ने यूएसएसआर के ऊपर डाल भी दिया, बॉम्ब डाल दिया और अपनी सुप्रीमेसी को प्रूव कर रहा है, लेकिन इन रिटर्न यूएसएसआर ने यूएसए के ऊपर डाल दिया बॉम्ब, तो उसके सिटीजन्स भी तो सारे चले जाएंगे। और ऐसी सक्सेस का फिर करेंगे क्या उस सुप्रीमेसी का, जब जिसमें सिटीजन्स ही नहीं रहेंगे? ये तो बात गलत हो जाएगी भी। सो यही कॉन्सेप्ट होता है लॉजिक ऑफ डेटरेंस, कि दूसरे के पास भी इतनी पावर है कि वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज़ कर सकता है, और यही पावर रोक के रखती है कि आपस में बॉम्ब को यूज़ ना करें। आई बात समझ में जी? ओके, चलिए ये तो क्या था, कोल्ड वॉर एक्चुअल में था क्या। सो क्या सीखा इस टॉपिक से आपने, कि कोल्ड वॉर ऐसा नहीं था, इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ नहीं हुआ, इसमें आपका ये खाली कॉन्फ्लिक्ट थी, देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थी, छोटे मोटे झगड़े चलते रहेंगे, बहुत चलेंगे, इसमें ऐसा नहीं है झगड़े नहीं हुए, झगड़े हुए, लेकिन शूटिंग वॉर नहीं बन पाया, हॉट वॉर नहीं बन पाया, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ नहीं हो पाया। मेन जो दो कैंडिडेट्स इसमें थे वो यूएसए और यूएसएसआर। यूएसएसआर का मैंने बता दिया बहुत सारी कंट्रीज का यूनियन था एक्चुअल में। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता चल गया 1914 से 1918, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945। किस पावर के बीच में लड़ा गया? अलाइड एक्सिस। अलाइड बोले तो यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस। एक्सिस जर्मनी, जापान, इटली। एक्सिस वाले बेचारे मुंह लटका जाते हैं, यहाँ पर हारेंगे, अलाइड वाले जीतेंगे। जीते कैसे? यूएसए ने बॉम्ब डाला जापान के ऊपर। जापान की कौन सी दो सिटीज थी? हिरोशिमा और नागासाकी। ये सब हो कब रहा है? 1945 में, और इसी से एंड हो जाएगा आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिस दिन खत्म हुआ उससे अगले ही दिन कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। जब ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी, और कोल्ड वॉर 1945 से 1991 तक चलेगा। ओके जी, अब इसके सपोर्टर्स और क्रिटिक्स की बात बताई कि कोई बोल रहा था सरेंडर करने वाला, जो जापान है वो सरेंडर करने ही वाला था, बेवजह ही उसने बॉम्ब डाला अपने सुप्रीमेसी को प्रूव करने के लिए, लेकिन सपोर्टर्स बोल रहे थे कि नहीं भाई नहीं, रिक्वायरमेंट थी। अब देखिए दो कैंडिडेट्स में यूएसए यूएसएसआर, क्यों झगड़ा हो रहा था? खाली पावर का रीजन नहीं था बच्चे, आइडियोलॉजी भी थी। आइडियोलॉजी बताई मैंने आपको, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, ये यूएसए की थी, और यूएसएसआर की कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। दोनों ही पावर्स के बीच में डेटरेंस का लॉजिक था। आई बात समझ में जी? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। देखिए ये टॉपिक ना आपके स्टार्टिंग में होगा आपकी बुक में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पेज नंबर 1 पे स्टार्टिंग में है, लेकिन मैंने पहले आपको कोल्ड वॉर के बारे में बता दिया, अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ेंगे। देखो
क्यूबन मतलब यहाँ पर क्यूबन डिनोट कर रहा है क्यूबा को। व्हाट इज क्यूबा? क्यूबा एक्चुअल में है क्या जी? देखो ये आपका पूरा वर्ल्ड है। वर्ल्ड में देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये यूएसए है, यूएसए के जस्ट नीचे एक छोटा सा आइलैंड नेशन है क्यूबा। ठीक है जी, एक छोटा सा नेशन है क्यूबा। ओके, अब देखिए एक्चुअल में इंसिडेंट होता क्या है। देखिए जो निकिता ख्रुश्चेव है वो यूएसएसआर के लीडर हैं, फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा के लीडर हैं, और जो जॉन एफ कैनेडी हैं वो यूएसए के लीडर हैं। ओके जी, देखिए होता क्या है, यूएसएसआर और जो क्यूबा है उसके अच्छे रिलेशंस थे, दोनों देश आपस में फ्रेंड्स थे। ठीक है, होता क्या है, यूएसएसआर डर जाता है कि कभी जो यूएसए है वो क्यूबा पर क्या पता इन्वेड कर ले, हमला कर ले, कब्जा कर ले। तो यूएसएसआर को इस चीज़ का डर सता रहा था। जब ये डर सता रहा था निकिता ख्रुश्चेव को कि हाँ भाई कभी कब्जा कर ले, तो इस टाइम पे इसके दिमाग की बत्ती जली भाई कि हाँ भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। इसने क्या किया, जो क्यूबा है ना उसको रशियन बेस बना दिया। रशियन बेस मतलब यहाँ पर मिसाइल शिपिंग के थ्रू मिसाइल्स आने लग गई, जो समंदर के रास्ते बाय सी रूट उसके थ्रू मिसाइल भिजवाने लगा। कौन भिजवा रहा था? यूएसएसआर। कहाँ भिजवा रहा था? क्यूबा में। किसके लिए भिजवा रहा था? किस पे हमला करने के लिए? वो था यूएसए। यूएसए से इनकी दुश्मनी थी। ठीक है जी, अब देखिए यूएसए से जब दुश्मनी थी तो यहाँ पर मिसाइल्स जाई जा रही थी, लेकिन कब तक जो यूएसए है उसको भी जल्द ही पता चल जाता है कि हाँ भाई हमारे लिए ऐसे ऐसे मिसाइल्स रखी जा रही हैं और बहुत ही पास का नेशन हो गया, अगर डायरेक्ट बॉम्बिंग भी होगी तो बहुत ईजिली यूएसए ब्लास्ट हो सकता है। तो यूएसए को भी डर लगने लग गया। लेकिन यूएसए में जो उस टाइम पे लीडर थे जॉन एफ कैनेडी, वो क्या करते हैं, वो यूएसएसआर के लीडर निकिता ख्रुश्चेव को वार्निंग दिलवाते हैं। वो वार्निंग क्या दिलवाते हैं कि हाँ भाई ये मिसाइल्स जो है इनको बंद कर दो यहाँ पर पहुँचाना, वरना फिर तो वॉर होना ही था अगर नहीं बंद करते। और वो इस वार्निंग से डरते भी हैं और उन्होंने फाइनली स्टॉप कर देते हैं इन मिसाइल्स को यहाँ पे पहुँचाना। और जो शिप्स यहाँ आ रहे थे यूएसएसआर से क्यूबा की तरफ, जो मिसाइल वाले शिप जा रहे थे वो जाने बंद हो जाते हैं। यूएसए की जो आर्मी है वो उनको वापस भेज देती है। सो ये जो सारी यहाँ पर ये रामायण महाभारत हुई है, इसे ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोलते हैं। समझ में है ना क्यूबा क्या है, मिसाइल क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो देखिए आज अभी मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। देन नेक्स्ट वीडियो से इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। सो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट्स रहे मेरे बच्चे तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स का सॉल्यूशन दूंगी। और कैसी लगी आपको वीडियो तो आप ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।